हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रोफेसर आसिफ कुरैशी एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं अपर लेम, किताब का नाम है बीडी चौरासिया। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हैंड। अच्छा, हैंड को मैं 3-4 डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट एंड हैंड, यानी इसकी जो पाल्मर सरफेस है हैंड की उसको डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स कौन से हैं, ब्लड सप्लाई क्या है और नर्व सप्लाई क्या है। तो ये मोटे मोटे 4-5 हेड्स होंगे जिसमें हम पूरा हैंड कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट एंड हैंड। ठीक है, यानी पाल्मर साइड पे जो रिस्ट एरिया है ये वाला एरिया और पूरा हैंड वाला एरिया है, उसके कुछ जनरल फीचर्स हैं वो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके मसल्स आर्टरीज वगैरह देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। नाउ ह्यूमन हैंड इज डिजाइन्ड फॉर ग्रास्पिंग। ये आपके हैंड का मेजर काम है। आपका जो हाथ है इससे आप ग्रास्पिंग करते हैं, चीजें पकड़ते हैं। प्रिसाइज मूवमेंट्स, जो फाइन मूवमेंट्स होती हैं वो हाथ की जिम्मेदारी है, हाथ से आप करते हैं ऑब्वियसली। एंड इट आल्सो सर्व्स एज अ टैक्टाइल ऑर्गन, यानी ये टेम्परेचर फील करने के लिए, थर्मल सेंसिटिविटी के लिए। सो इट्स आल्सो अ रिसेप्टर, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर ऑफ योर बॉडी व्हिच फील्स द टेम्परेचर। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट लाइन गाइस के हैंड में काफी सारे आप देखेंगे अराउंड 20 छोटे मसल्स हैं, काफी रिच ब्लड सप्लाई है, काफी रिच नर्व सप्लाई है। एंड दैट्स फॉर अ रीजन, क्योंकि ये जो तीनों काम हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर हाईली डेवलप्ड टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसमें ग्रास्पिंग है, जिसमें प्रिसाइज मूवमेंट्स हैं, टेम्परेचर सेंस। इसीलिए cortex of the brain में there is a big area which is designated to control the movements and all the function of the hands. Okay, now skin of the hand कुछ general features हैं जो आपको पता होने चाहिए, very important. The skin of the palm, आप अगर अपना हाथ अपने सामने रखें और palm का एरिया देखें, so the skin is very thick because it is designed for protection of the underlying tissues. ठीक है, it is largely immobile because it is firmly attached to the underlying palmar aponeurosis. अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि पाम के अंदर इस पूरे एरिया में एक काफी थिक लेयर होती है, that is called palmar aponeurosis. So skin is largely firmly attached to that aponeurosis. ठीक है, स्किन में आपको क्रीसेस दिखते हैं पाम की स्किन में। all of these characters increase the efficiency of the grip. आप चाहे आप स्किन की क्वालिटी देख लें कि वो कितनी थिक है, इमोबाइल है, उसमें क्रीसेस हैं, ये सारी चीजें जो रिजेस और क्रीसेस हैं दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अ वेरी फाइन ग्रिप, जो कि आपके हैंड का फंक्शन है। ठीक है, नाउ स्किन ऑफ द हैंड palmar surface is supplied by spinal nerve C6 and C8. The superficial fascia C6 to C8, not and C8. Okay, the superficial fascia of the palm is made up of dense fibrous band which bind the skin to the deep fascia, which is the palmar aponeurosis, and divide the subcutaneous area into, जो fat होती है subcutaneous area में, into small tight compartments which serve as the water cushions during the firm gripping, जिसको हम fingerprints भी कहते हैं। तो होता बेसिकली ये है कि अगर ये आपकी स्किन है और यहाँ पे डीप फेशिया मौजूद है तो जो सुपरफिशियल फेशिया है वो टाइट कंपार्टमेंट्स बनाता है इस तरह के, और इस वजह से थोड़े छोटे उभार आपकी स्किन पर यूं नजर आते हैं, which are the fingerprints. Okay, which is for everyone very much different. The fascia also contains a subcutaneous muscle which is called the palmaris brevis, which helps in improving the grip by steadying the skin of the hand on the ulnar side of the hand. So all these features are for improving the grip of the hand. ये superficial fascia है. Now the deep fascia is specialized to form flexor retinaculum, palmar aponeurosis and fibrous sheath. यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ. So हैंड में यहाँ पर at the wrist area, at this area there is a flexor retinaculum. It's a thickening of the deep fascia. फिर palm में यहाँ पे there is a thickening of the deep fascia which is called palmar aponeurosis. और फिर हर फिंगर के अंदर there are envelope like thickening of deep fascia which are called the fibrous flexor sheaths. ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ते हैं. इन्होंने यहाँ पे one by one इनको कवर किया है. First of all, let us discuss the flexor retinaculum. Now the flexor retinaculum is a strong fibrous band which bridges the anterior concavity of the carpal bones and it forms the carpal channel. देखें ये डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, so these 8 bones are the carpal bones, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब carpal bones पढ़ रहे थे. अब
अगर इस डायग्राम को आप देखते हैं तो मुझे बताइए इस डायग्राम में लेटरल साइड कौन सा है और मीडियल साइड कौन सा है, और कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मसल्स हैं यहाँ पे, दिस इज द थीनार एमिनेंस। थीनार एमिनेंस का मतलब ये है कि दैट विल बी टुवर्ड्स द थंब साइड, ठीक है, और ये हाइपोथीनार है, सो हाइपोथीनार विल बी टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर। और मैंने आपको बार बार ये बात समझाई अपर लिम्ब में कि जब थंब का जिक्र आएगा सो दैट इज द लेटरल साइड, और जब लिटिल फिंगर का जिक्र आएगा सो दैट इज द मीडियल। सो लेटरल और मीडियल आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बोन्स, कार्पल बोन्स की दो रोज होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि फ्रॉम लेटरल टू मीडियल प्रॉक्सिमल रो शी लव्स टू प्ले, ऐसा ही था ना, स्कैफोइड, ल्यूनेट, ट्रैपेटल और पिजिफॉर्म, टेबल टेनिस, क्रिकेट एंड हॉकी, ये प्रॉक्सिमल रो हो गई फ्रॉम लेटरल टू मीडियल। सो ये कार्पल बोन्स हैं, और आप देख रहे हैं कि कार्पल बोन्स एंटीरियर साइड पे कॉन्कैविटी है, इस कॉन्कैविटी के ऊपर पिजिफॉर्म से शुरू होता है और ये यहां ट्रेपेजियम और स्कैफोइड पे आके अटैच हो रहा है। दिस ऑल ग्रीन थिंग इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, सो इट कवर्स द एंटीरियर कॉन्कैविटी ऑफ द कार्पल बोन्स। ये जो आपकी रिस्ट होती है, यानी अगर ये किसी बंदे का हाथ में बना रहा हूं, सो दिस इज द फोर आर्म और ये उसकी फिंगर्स हैं, तो ये पाम एरिया है, तो यहां पे दिस एरिया, दिस रिस्ट पे जो डिस्टल क्रीज होती है, दैट एरिया इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। यहाँ पे थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया है, ठीक है, और होता यह है कि फिर एक तरफ बोन्स और एक तरफ ये डीप फेशिया की थिकनिंग, तो बीच में एक टनल बन जाता है, इस टनल को बोलते हैं कार्पल टनल। सो ये बात यहाँ पे हो रही है कि इट फॉर्म्स अ कार्पल टनल, ठीक है। नाउ अटैचमेंट्स, मीडियली अटैच होता है पिजिफॉर्म बोन पे और हुक ऑफ हैमेट पे, ये मैंने आपको बता दिया, मीडियल है, पिजिफॉर्म बोन पे अटैच हो रहा है और हुक ऑफ हैमेट पे अटैच हो रहा है, तो ये इसकी मीडियल अटैचमेंट्स हैं। लेटरल अटैचमेंट ट्रेपेजियम और स्कैफोइड है, लेटरल अटैचमेंट स्कैफोइड पे और ट्रेपेजियम पे, तो ये बात डायग्राम देख के इजीली समझ में आ रही है। ऑन आइदर साइड retinaculum has a slip. Lateral side पे there is a deep slip and medial side पे there is a superficial slip. ये जरा देखें, this is the medial side. Medial side पे flexor retinaculum की superficial slip जा रही है, which kind of encompasses ulnar artery and ulnar nerve, ठीक है। और lateral side पे, ये lateral side था, lateral side पे there is a deep slip. ये इसकी deep slip जा रही है, which is making a tunnel, a compartment for flexor carpi radialis tendon. सही है, तो ये वाली बात यहाँ पे बताइए, आपको पता होना चाहिए। Relationships, the structures passing superficial to the flexor retinaculum. अगर ये डायग्राम आप देखें, so look at the diagrams and try to learn the anatomy. So ये green bit, this is the flexor retinaculum. अब इसके ऊपर से क्या क्या कुछ गुजरता है, lateral side ये होगा because this is the thumb, medial side ये होगा। so अगर lateral to medial में structures आपसे पूछूं, so the most lateral structure which is superficial to the flexor retinaculum वो है palmar cutaneous branch of median nerve. median nerve अंदर जाने से पहले एक palmar cutaneous branch देती है, फिर there is a tendon of palmaris longus, then there are palmar cutaneous branch of the ulnar nerve, then there is an ulnar artery and ulnar nerve. so ये भाई पांच, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये डायग्राम याद रखो, ये सारी चीजें ये देखो यहाँ पे बताई हुई भी हैं कि all these five structures are passing superficial to the flexor retinaculum, ठीक है। अच्छा, फिर flexor retinaculum पे से थीनार और हाइपोथीनार के जो मसल्स हैं, तीन मसल्स थीनार पे, हाइपोथीनार के, ये सारे जो मसल्स हैं ये flexor retinaculum में से निकलते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, दिस इज द flexor retinaculum, इस पे से ये मसल्स ओरिजिनेट करते हैं, दिस इज द flexor retinaculum ऑफ द थीनार एमिनेंस थंब साइड पे, तो ये थीनार एमिनेंस के मसल्स, तो अंदर से क्या गुजरता है अभी बताता हूं, ऊपर से क्या गुजरता है मैंने आपको बता दिया। लेटरल टू मीडियल पांच चीजें हैं, ये पांच चीजें इस डायग्राम में भी बताई हैं और ज्यादा क्लियर इस डायग्राम में है। अब डीप स्ट्रक्चर्स देखें जी, डीपली फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर से क्या क्या गुजरता है। सो दिस डायग्राम अगेन, सो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, उसके अंदर से, टनल के अंदर से क्या क्या गुजर रहा है, इसके अंदर से गुजर रहे हैं चार टेंडन, ये चार टेंडन, ये चार टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, और ये चार टेंडन किस चीज के हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, ठीक है। ऑल्सो देयर इज पोलेसिस लॉन्गस जो कि रेडियल बर्सा के अंदर है, एंड फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस एंड द मीडियन नर्व। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर पासिंग बीनीथ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो ये सारे नाम यहाँ होने चाहिए। मीडियन नर्व बता दिया, टेंडन, चार टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फोर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गर, अल्ना बर्सा एंड रेडियल बर्सा, व्हिच आर एक्चुअली encompassing the tendons। ये हमने पढ़ा था जब मैं आपको फोर आर्म समझा रहा था, ठीक है। एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस which lies between the flexor retinaculum and its deep slip, ये थे ना, देखो ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और ये उसकी डीप स्लिप, इनके बीच में ये क्या है, फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस। सो ये कार्पल टनल जो है उसके सुपरफिशियल
स्ट्रक्चर्स, उसके डीप स्ट्रक्चर्स और उसके थिनर और हाइपोथिनर लैमिना, ये सब चीजें याद होनी चाहिए. दैट्स एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई यील्ड डायग्राम. एग्जाम में भाई दे आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग दिस ऑल द टाइम. ठीक है, बार बार पूछते हैं. सो डीप फेशिया की पहली जो एक्सटेंशन थी या पहली जो डेवलपमेंट थी या जो मॉडिफिकेशन थी, दैट वाज फ्लेक्सर एपिनेरोसिस. दूसरी कहलाती है पाल्मर फ्लेक्सर एपिनेरोसिस या फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो रिस्ट एरिया पे होती है. दूसरी कहलाती है पाल्मर एपिनेरोसिस. ठीक है, पाल्मर एपिनेरोसिस देखो इस तरह होता है. पाम में इट्स अ ट्रायंगुलर थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया. दिस इज द पाल्मर एपिनेरोसिस एंड दिस इज बेसिकली टू support the structures deep inside it. Okay, the term often used to the entire deep fascia of the palm. However, it is better to restrict the term to the central part of the deep fascia. ये सब बातें हो गई. Palmar epinerosis is triangular in shape. The apex is proximal. The apex, this is the apex of the triangle. It's proximal. It blends with the flexor retinaculum. Obviously, इसके साथ यहाँ blend कर जाता है. So it's an easy thing to remember. The base is directed distally. Triangle का base जो है वो मतलब अगर यहाँ पे आप palmar epinerosis इस तरह बनाते हैं तो ये इसका base है which is distal और ये इसका apex है which is proximal. So proximal apex and distal base. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि it provides support to the underlying structure. जो vessels वगैरह हैं उनको shape में रखता है और grip में help करता है. ठीक है, नाउ फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, ये थर्ड मॉडिफिकेशन है आपके डीप फेशिया की हैंड में. फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ्स ऑफ द फिंगर. ये डायग्राम देखो, फिंगर के जो एरिया है, जो फैलेंजियल एरिया है, वो पूरे का पूरा कवर होता है, पैक होता है. जैसे कभी ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो अक्सर वो एयरपोर्ट पे क्या करते हैं कि प्लास्टिक सैला रैप कर देते हैं पूरे आपके सूटकेसेस के अराउंड ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए. बिल्कुल ऐसे ही आपकी पूरी फैलेंजियल एरिया जो है वो ऐसे कवर होता है डीप फेशिया से और इस पूरे टनल को फिर हम नाम देते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल द फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ द फिंगर्स. ठीक है, तो ये पूरा कहते हैं कि जी ऑसियो फेशियल टनल बन जाता है. यानी बोन है और डीप फेशिया है और एक टनल बन गया जिसके अंदर से लॉन्ग टेंडन्स गुजरते हैं. और वो टेंडन्स आपको पता है, एक टेंडन आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का जो कि दो स्लिट्स में डिवाइड होता है और मिडिल फैलिंक्स के साइड पे जाके अटैच हो जाता है और इसके बीच में से गुजरता है एक और टेंडन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो डिस्टल फैलिंक्स में जाके अटैच हो जाता है. ठीक है, तो ये जो सो बेसिकली अब तक क्या बात हमने की कि पाम जो है उसकी स्किन बहुत टाइट है, उसकी स्किन अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड है. सुपरफिशियल फेशिया जो है वो रिजिस बनाता है फिंगरप्रिंट्स और डीप फेशिया जो है उसकी तीन मॉडिफिकेशंस होती हैं. एक मॉडिफिकेशन कहलाती है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके स्ट्रक्चर सुपरफिशियल डीप हमने इस डायग्राम में पढ़ ली है. फिर एक मॉडिफिकेशन है पाल्मर एपिनेरोसिस, फिर एक मॉडिफिकेशन है फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ्स ऑफ द डिजिट्स. ठीक है, तो ये हो गया हैंड का डीप फेशिया से रिलेटेड सारा मैटर. अब आओ डिस्कस करते हैं अगली हेडिंग. अच्छा, ये मसल्स ऑफ दी हैंड जो है ना, इससे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यार परेशान रहते हैं कि सर इतने सारे मसल्स हैं, इनकी अटैचमेंट, इनके एक्शंस, ये सब याद नहीं हो रहा है. तो मैं आपको ना एक चीज बड़ी क्लियर बता दूं कि मसल्स ऑफ द हैंड में ना 3-4 कैटेगरीज ऑफ मसल्स हैं जो आपको ना क्लियर पता होना चाहिए कि उनके एक्शंस क्या हैं और उनकी सप्लाईज क्या हैं, नर्व सप्लाई. तो वो नर्व सप्लाई भी इस चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अटैचमेंट की जो फाइन डिटेल्स है ना, अब जैसे यहां देखेंगे अगर हम, तो बहुत लंबे चौड़े टेबल्स बने हुए हैं. ये टेबल्स बने हुए हैं सो यू कैन रटाफाई दीज कि एक एक मसल, फॉर एग्जांपल एब्डक्टर पोलसिस ब्रेविस एग्जैक्टली कहां से ओरिजिनेट करता है, ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफोइड. अब ये सारी हमने ऑस्टियोलॉजी पढ़ी हुई अपर लिम्ब की. आपको पता है स्कैफोइड किधर है, आपको पता है उसका ट्यूबरकल किधर है, आपको पता है क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम किधर है, आपको पता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम किधर है. सो इट जस्ट लीव्स के आपको यू हैव टू रिमेंबर एंड रटाफाई दिस कि इसकी एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है, इसकी एग्जैक्ट इंसर्शन क्या है. लेकिन और ये तमाम मसल्स के लिए देयर आर अराउंड 20 मसल्स इन हैंड. हाथ के अंदर तकरीबन आपके एक हाथ में यू हैव रफली अराउंड 20 मसल्स. ठीक है, सो ये 20 मसल्स हैं. ये काफी ज्यादा नंबर है छोटे से कंपार्टमेंट के लिए, लेकिन उसका रीजन भी है बॉस कि आपका हाथ जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ना यार. ग्रिपिंग कर रहा है, फाइन मूवमेंट कर रहा है, इतनी बारीक मूवमेंट्स हैं, फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स है आपके हैंड की. टाइपिंग देख लो या म्यूजिक बनाना देख लो या शेव बनाते हो या इवन अपर लिप्स बना रहे हैं, आईब्रोज बना रहे हैं, कितनी फाइन मूवमेंट है. तो उन फाइन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ मसल्स एंड वी नीड अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई एंड वी नीड अ वेरी रिच नर्व सप्लाई. सो हैंड इसी तरह से डिजाइन हुआ है. ठीक है,
तो परेशान ना हो, देखो बात को समझने की कोशिश करो। आपको मसल्स की मोटी मोटी ग्रुप्स और उसकी कैटेगरीज पता होनी चाहिए। अगर वो कैटेगरीज पता है तो फिर उनके एक्शंस पता होने चाहिए कि वो मसल्स करती क्या है। ये फिर नेक्स्ट लेवल है। जिन लोगों ने हर चीज याद ही रखनी है तो फिर वो एग्जैक्टली ये सारे उनके ओरिजिन और इंसर्शंस याद रखें। अदरवाइज जो मैं आपको मोटी मोटी बात अभी समझाने जा रहा हूं उस पर फोकस करो एंड यू विल बी फाइन इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर्स आज पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मसल्स की कैटेगरीज पता है, उनके एक्शंस पता है। फॉर एग्जांपल देयर आर 20 मसल्स और वो 20 मसल्स का डिवीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देयर आर 3 मसल्स इन द थीनार एमिनेंस, थंब एरिया पे जो थीनार एमिनेंस होता है, ये अगर किसी का थंब एरिया है तो यहाँ पे जो बल्ज है दिस इज कॉल्ड द थीनार एमिनेंस। उनके नाम है एबडक्टर पुलसिस ब्रेविस, ये एबडक्शन करवाएगा। फ्लेक्सर पुलसिस ब्रेविस, ये फ्लेक्शन करवाएगा। ओपोनेंस पुलसिस, ये ऑपोजिशन की मूवमेंट है। तो 3 मसल्स हैं विच आर फॉर्मिंग द थीनार एमिनेंस। और थंब का एक और मसल है विच इज एडक्टर ऑफ द थंब कॉल्ड एडक्टर पुलसिस। तो वो भी थीनार एमिनेंस का एग्जैक्टली पार्ट नहीं है लेकिन थंब की मूवमेंट का पार्ट है। सो थंब की मूवमेंट में ये 4 मसल्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, फिर 4 मसल्स इन्वॉल्व हैं हाइपोथीनार एमिनेंस में जो लिटिल फिंगर के पास होता है। उसमें पाल्मेरिस ब्रेविस है, एबडक्टर डिजिटिमिनी एबडक्शन करवाएगा लिटिल फिंगर की। फ्लेक्सर डिजिटिमिनी लिटिल फिंगर की फ्लेक्शन करवाएगा। ओपोनेंस डिजिटिमिनी लिटिल फिंगर की ऑपोजिशन करवाएगा। तो 4 मसल, ये 4 मसल, ये 8 मसल्स हो गए। 4 लंब्राइकल्स हमारे पास होते हैं हैंड में, 4 पाल्मर इंट्रोशाई और 4 डॉर्सल इंट्रोशाई। ठीक है ना। ये तो आपको कैटेगरीज ये याद रखना लाजमी है। मतलब ये ना हो कि आपको कोई आप ऐसी कारीगरी करो कि हर मसल की ओरिजिन और इंसर्शन आपने याद कर ली लेकिन मसल्स की ये कैटेगरीज नहीं पता। तो भाई ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यू शुड नो कि कैटेगरीज क्या है। ठीक है। अब हर कैटेगरी के मसल्स की मूवमेंट पता होनी चाहिए। अब जैसे एक्शन ऑफ थीनार मसल्स हैं, थीनार मसल्स क्या क्या हैं? एबडक्टर पोलिसिस एबडक्शन करवाएगा, फ्लेक्सर पोलिसिस फ्लेक्शन करवाएगा, ओपोनेंस पोलिसिस ऑपोजिशन करवाएगा। किसकी? थंब की। तो पता होना चाहिए कि थीनार एमिनेंस थंब पर होता है और मसल्स क्या मूवमेंट करवाएंगे। अच्छा, थंब की मसल के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं बता रहा हूं वो आपने याद रखना है बॉस। वो डायग्राम, लेट मी सी दिस डायग्राम। सो देखिए, ये आपका पाम है और ये आपका थंब है। दैट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट एट द 90 डिग्रीज। तो थंब की मूवमेंट लाजमी पता होनी चाहिए कि थंब अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो दैट इज एबडक्शन, बैकवर्ड मूव कर रहे हो तो एडक्शन। रिस्ट की या पाम की तरफ मूव कर रहे हो तो ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। तो ये मूवमेंट्स याद रखनी है कि थंब की फ्लेक्शन, एडक्शन ये एक अलग प्लेन पर है। दिस इज अ प्लेन विच इज रफली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पाम। ठीक है। तो ये डायग्राम हाई ईल्ड डायग्राम स्टार बना रहा हूं। पता होना चाहिए कि थंब को अगर फॉरवर्ड करते हो तो एबडक्शन, बैकवर्ड करते हो तो एडक्शन, बाहर की तरफ लेके जाते हो तो एक्सटेंशन, अंदर की तरफ लेके आते हो पाम की तरफ तो फ्लेक्शन, और अगर हर फिंगर को टच करते हो तो अपोजिशन। सो ये जो प्लेन्स दिए ना, ये अगर याद नहीं किए तो फिर अटैचमेंट वगैरह की फिगर छोड़ दो। ये हाई यील्ड चीजें बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो ये नाम हो गया। एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि जरा बताना भाई थंब की एबडक्शन कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए फॉरवर्ड मूव करेंगे तो एबडक्शन होगी, फ्लेक्शन रिस्ट की तरफ होती है। ठीक है। तो एक्शन ऑफ थीनार मसल्स ये हो गए। ये सब बातें यहां पे लिखी में पढ़ लेना जो भी बताई हैं। डॉर्सल इंट्रोशाई, एक वर्ड में अगर पूछूं कि डॉर्सल इंट्रोशाई का काम क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि द डॉर्सल इंट्रोशाई आर मेंट फॉर एबडक्शन। डी फॉर डॉर्सल, एबडक्शन। अब आप बोलोगे एडक्शन में भी डी आता है। ठीक है यार, किसी भी तरह याद रखो, लेकिन ये बताओ कि डॉर्सल इंट्रोशाई एबडक्शन करवाते हैं। और एबडक्शन की मूवमेंट क्या होती है? एक डायग्राम दिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। लुक एट दिस डायग्राम। दिस पर्टिकुलर picture A is showing you abduction. Abduction होती है हैंड की मिडिल फिंगर के रेफरेंस से। ये जो मिडिल फिंगर है इससे बाहर की तरफ जब आप अपनी 5 उंगलियों को मूव करते हैं, सो दिस इज एबडक्शन। ठीक है। तो ये यहां मूव कर रही है फिंगर, देखें ये यहां मूव कर रही है, इसी तरह ये फिंगर्स यहां मूव कर रही हैं, दिस इज एबडक्शन। और वापस जब इनकी तरफ लाएंगे तो दैट विल बी एडक्शन, यानी इस तरफ जब लाएंगे मिडिल फिंगर की तरफ तो एडक्शन। मिडिल फिंगर से दूर एबडक्शन, मिडिल फिंगर से दूर डॉर्सल एंट्रोशाई। ये तो याद कर सकते हो ना कि दूर, मिडल फिंगर से दूर, दूर का डी, डॉर्सल एंट्रोशाई का डी। इस तरह याद रख लो यार, किसी भी तरह याद रख लो, लेकिन ये याद रखो कि डॉर्सल एंट्रोशाई एबडक्शन करवाते हैं, मिडल फिंगर से दूर लेके जाते हैं। इसीलिए जरा इनकी अटैचमेंट देखो। फर्स्ट डॉर्सल एंट्रोशाई जो है वो लेटरल साइड ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स लगा हुआ है यहां पर, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यही मूव करवाएगा ना इसको। इसी तरह मिडल फिंगर पे दोनों तरफ लगा हुआ है, इसीलिए मिडल फिंगर रेफरेंस है, और जो आपकी ये रिंग फिंगर है उसके मिडल साइड पे लगा हुआ है तो वो उसको यहां मूव करवाएगा। अच्छा, जो
लास्ट आपकी लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर पे इंट्रोशाय नहीं है क्योंकि इसका अपना एक एबडक्टर है, तो ये इसको खुद ही एबडक्ट करवा लेता है। इसी तरह जो थंब है यहाँ पे इसका अपना एबडक्टर होता है, तो वो उसको एबडक्ट करवा लेता है। ठीक है, तो एबडक्टर पोलिसिस और एबडक्टर डिजिटी मिनी अपने अपने एबडक्टर्स हैं इनके। एबडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स इज जॉब ऑफ द डॉर्सल इंट्रोशाय। इसी तरह जो एडक्शन है, दिस इज द जॉब ऑफ द palmar introsci. So dorsal और palmar introsci are designed for abduction and adduction respectively. तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो सारी आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिख रही है ना, ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। आर्टरीज भी पढ़ाऊंगा, नर्व्स भी पढ़ाऊंगा, ये सब अभी लेटर इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। ये भाई याद करने तो कर लेना, हाई यील्ड नहीं है, एक्शंस पता होने चाहिए, नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए। अब जो डायग्राम्स बता रहा हूं ये हाई यील्ड है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि फर्स्ट डॉर्सल इंट्रोशियस को टेस्ट कैसे करते हैं। भाई ऐसे करते हैं कि फर्स्ट फिंगर पेशेंट की जो इंडेक्स फिंगर है उसको बोलते हैं नीचे पुश करो, आप प्रेशर लगाते हो ऊपर की तरफ। अगर ये ठीक ठाक हो रहा है मामला तो फर्स्ट इंट्रोशाय ओके है। और डॉर्सल और पाल्मर इंट्रोशाय कैसे चेक करते हैं, पेशेंट के हाथ को बोलते हैं भाई फिंगर्स को एडक्शन करो और एबडक्शन करो। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो डॉर्सल और पार्शल जो पाल्मर इंट्रोशाय हैं दे आर फाइन एंड दे आर वर्किंग ओके। पाल्मर इंट्रोशाय का एक टेस्ट ये भी है। पाल्मर इंट्रोशाय का काम क्या होता है, एडक्शन। तो पेशेंट के हाथ में ऐसे कागज वगैरह पकड़ा देते हैं, कहते हैं उंगलियों को दबाओ मिडल फिंगर की तरफ और कागज खींचने की कोशिश करते हैं। अगर सही से ग्रिप बनी हुई है तो आपके पाल्मर इंट्रोशाय ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। एडक्टर पोलिसिस, थंब के बीच में पकड़ा देते हैं पेपर और पेशेंट से पेपर खींचने की कोशिश करते हैं, ग्रिप ठीक बनी हुई है तो एवरीथिंग इज फाइन। एबडक्टर पोलिसिस, एबडक्शन करवाते हैं पेशेंट के थंब की, तो इससे चेक हो जाती है एबडक्शन की मूवमेंट, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन चीजें, ज्यादा मेजर मसला नहीं है मसल्स का। मसल्स को स्टूडेंट ने ना खुद अपने लिए मसला बनाया हुआ होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, किताब खोलते हैं और डायरेक्ट ये याद करना शुरू कर देते हैं कौन सा मसल किधर अटैच हो रहा है, हैंड में ये वाला मसल इसकी क्या क्या। ओ भाई फंस जाओगे। सिर्फ इतना याद रखो कि मसल्स के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ये हाई यील्ड काम है, दिस इज हाई यील्ड स्टफ, ये वाला स्टफ हाई यील्ड है। फिर मसल्स के एक्शंस पता होने चाहिए, उनको चेक करने का तरीका पता होना चाहिए। मसल्स के एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में मसल्स की नर्व सप्लाई भी। ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आर्टरीज स्टार्ट करते हैं हैंड की। अच्छा, आर्टरीज की जब डायग्राम्स देखते हैं ना स्टूडेंट्स तो काफी कंफ्यूज होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस डायग्राम। ऐसा देखने में लगता है कि यार पता नहीं क्या नेटवर्क है और क्या कॉम्प्लिकेटेड सी ब्रांचेस है, लेकिन इसको मैं बड़ा आसान करके आपको समझाता हूं। देखो, हैंड की जो आर्टरीज है ना, दो आर्टरीज हैं। अगर मैं किसी का हैंड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये लिटिल फिंगर है, फिर ये सारे फिंगर्स और ये थंब एरिया है, सो दैट इज द लेटरल साइड, दैट इज द मीडियल साइड। तो बेसिकली बॉस दो हैं आर्टरीज, एक लेटरल साइड से रेडियल आर्टरी है और मीडियल साइड से अल्नार आर्टरी है। ये दोनों आर्टरीज पूरे हैंड को ऐसे सप्लाई करती हैं कि मिल बांट के सप्लाई करती हैं। मिल बांट के मतलब ये है कि एक ब्रांच यहां से निकलती है जो यूं चलती है और इस तरह एक ब्रांच यहां से निकलती है, ये मिलके बनाते हैं सुपरफिशियल एनास्टोमोसिस, और इसी तरह इनकी ब्रांचेस मिलके आपस में बनाती हैं डीप एनास्टोमोसिस। सो सुपरफिशियल एनास्टोमोसिस ब्लड सप्लाई करती है और डीप एनास्टोमोसिस, यानी सारा गेम इन दो आर्टरीज का है। सो आर्टरीज ऑफ द हैंड आर टर्मिनल पार्ट्स बेसिकली ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड द रेडियल आर्टरी। सो अल्नर और रेडियल आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं ये मिलकर बनाती हैं सुपरफिशियल एनास्टोमोसिस और डीप एनास्टोमोसिस, या इनको हम पाल्मर आर्चेस भी कहते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि दे फॉर्म आर्च लाइक, यानी अगेन ये किसी की लिटिल फिंगर है और ये मैं पूरा हैंड बना रहा हूं, लेटरल साइड ये थंब वाला एरिया है, ये मीडियल साइड। सो बेसिकली ये जो अल्नर आर्टरी है और रेडियल आर्टरी है ये इस तरह से, देखिए इनकी एनास्टोमोसिस आर्च बनाती है, जैसा कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, और इसमें से फिर ब्रांचेस निकलती हैं। तो एक आर्च ऐसी होती है सुपरफिशियली प्रेजेंट, एक आर्च होती है डीपली प्रेजेंट। ठीक है, तो इनको सुपरफिशियल और डीप, तो दो आर्टरीज हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। टू आर्टरीज, द फर्स्ट आर्टरी इज द अल्नर आर्टरी। हम पढ़ते हैं कि अल्नर आर्टरी किस तरह रोम अराउंड करती है आपके हैंड में, और दूसरी साइड से लेटरल साइड से जो आर्टरी है उसका नाम है रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो आइए अल्नर आर्टरी देखते हैं। द कोर्स ऑफ द अल्नर आर्टरी इन द फोरआर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पाम में इट एंटर्स सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। देखो ये मैंने पिछली डायग्राम में बताया था, दोबारा आपको दिखाता हूं, काफी ऊपर रह गई वो डायग्राम, बट इट इज वर्थ लुकिंग अगेन एट दैट डायग्राम। सो ये मैंने देखे, ये सुपरफिशियल रेटिनाकुलम, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, उसके सुपरफिशियल मीडियल साइड पे, ये मीडियल साइड था लिटिल फिंगर वाला, मीडियल साइड पे अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी है। सो अल्नर आर्टरी इज सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। देखो एनाटॉमी अगर आप इस तरह पढ़ोगे ना कि डायग्राम्स याद रखते जाओ तो आपके लिए काफी मामला आसान हो जाएगा। सो इट इज सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, बट डीप टू द वोलर लिगामेंट। नाउ इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच व्हिच is the main continuation of the artery and a deep palmar branch. अब ये मैं आपको डायग्राम पे समझाता हूं। Look at this diagram.
नाउ ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं. लेट्स स्टार्ट द डायग्राम फ्रॉम दिस एरिया. ठीक है, रिस्ट एरिया से स्टार्ट करते हैं. ये चीज क्या है बॉस? दिस इज द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के मीडियल साइड, मैं इसको मीडियल साइड क्यों कह रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे लिटिल फिंगर है और यहाँ पे थंब मौजूद है, तो ये लेटरल साइड होगा ऑब्वियसली. सो मीडियल साइड पे ये रही अल्नर आर्टरी जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से गुजरती है. अच्छा, जब ये ऊपर से गुजर रही होती है तो राइट अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इट गिव्स ऑफ अ ब्रांच. देखो ये ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच को कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी. चूंकि इसका नाम डीप है तो ऑब्वियसली ये डीप चली जाएगी. ठीक है, और इसको भी मैं नहीं छेड़ रहा, इसको यहीं छोड़ देते हैं. इतना समझ लो कि ये डीप एक ब्रांच निकल जाती है. अब ये अल्नर आर्टरी कंटिन्यू करती है, और जब अल्नर आर्टरी कंटिन्यू करती है तो ये टर्न होती है लेटरल साइड पे, और लेटरल साइड पे जो ये टर्न हुई तो ये कंबाइन हो जाती है रेडियल आर्टरी की ब्रांच के साथ. ठीक है, तो ये पूरा एक आर्च ऐसे बन जाता है. सो यहां से अल्नर आर्टरी, यहां से रेडियल आर्टरी, ये वाली जो चीज बन गई इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. सो अगर मैं आपसे पूछूं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च किन दो आर्टरी से बनती है बॉस, तो एक ब्रांच है अल्नर आर्टरी की मीडियल साइड से, एक ब्रांच है रेडियल आर्टरी की लेटरल साइड से. जो मीडियल साइड से अल्नर आर्टरी की ब्रांच है उसका नाम है क्या नाम होगा? ऑब्वियसली सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अल्नर आर्टरी. अल्नर आर्टरी एक्चुअली खुद कंटिन्यू कर रही है, और ये लेटरल साइड पे इसको जो आर्टरी ज्वाइन करती है वो आर्टरी है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी. ठीक है, तो ये पूरा एक एनास्टोमोसिस बन गया ये वाला. दिस एनास्टोमोसिस या दिस आर्च इज कॉल्ड सुपरफिशियल आर्च. अब इस सुपरफिशियल आर्च से अगर आप देखें तो ऊपर यूं आर्टरीज निकल रही हैं. एक ही आर्टरी निकल रही है, एक ही आर्टरी निकल रही है, एक ये आर्टरी निकल रही है. इनको हम नाम देते हैं डिजिटल आर्टरीज. ठीक है, इसमें 3 डिजिटल आर्टरी कहलाती है. कॉमन क्योंकि ये यहां से निकल के दोनों साइड पे 2 फिंगर्स को सप्लाई कर रही है. 2 फिंगर्स एक निकलती है प्रॉपर, बट एनीवेज डिजिटल आर्टरीज निकल रही हैं. और ये डिजिटल आर्टरीज जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से निकलती हैं ये मीडियल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती हैं. मीडियल 3.5 फिंगर्स, ये एक फिंगर, ये दूसरी फिंगर, ये तीसरी फिंगर एंड 3.5 फिंगर्स. ओके, इस फिंगर का सिर्फ ये वाला पार्ट. सो मीडियल 3.5 फिंगर्स को सप्लाई करती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. ये बात याद रखनी है आपको. बाकी जो फिंगर है वो सप्लाई उनकी डिफरेंट है. आइए अब इसको पढ़ते हैं कि इसके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है. सो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च represents an important anastomosis between two arteries, radial and ulnar. ये बात हम कर चुके. The convexity of the arch is directed towards the fingers. ये बात हुई ना, देखें convexity है ये आर्च की, it is directed towards the fingers. It is directed towards the fingers. Important point है ये. And its most distal point is situated at the level of the distal border of the fully extended thumb. अगर आप thumb को पूरा extend कर दें तो thumb का distal border mark करता है the level of this arch. Okay, right. Formation, the superficial palmar arch, बार बार बता रहा हूं किन चीजों से मिलकर बनती है. It is the direct continuation of the ulnar artery. ठीक है, and it is also getting a superficial branch from the radial artery. तो ये दो चीजें हो गई. On the lateral side, the arch is completed by the superficial branch of the radial artery. तो formation आपको पता है from 2 arteries, radial की branch और ulnar खुद ही continue करती है. Relation, the superficial palmar arch lies deep to the palmaris brevis muscle and palmar aponeurosis के अंडर होती है. It crosses the palm over the flexor. ये not very high yield, बस इतना पता होना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है. फुल्ली आपका जो थंब है अगर वो एक्सटेंड कर दें तो उसका अपर बॉर्डर. ठीक है, अब ब्रांचेस, क्या क्या ब्रांचेस निकलती हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से? इट गिव्स ऑफ 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस एंड 1 प्रॉपर, एंड दे सप्लाई द मीडियल 3.5 डिजिट्स. मैंने आपको बताया देयर आर कॉमन डिजिटल 1 2 3 कॉमन एंड 1 प्रॉपर डिजिटल आर्टरी, एंड दे सप्लाई दिस फिंगर एंड half of this finger, the medial half of this finger. Okay, medial 3.5 digits. Now the lateral 3 common digital branches are joined by the corresponding palmar metacarpal. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो 4 ब्रांचेस हैं टोटल सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में से. ये मीडियल मोस्ट है और ये लेटरल, यानी ये वाली और ये वाली. अगर मैं इसको रब करूं और दोबारा आपको समझाता हूं, सो ये कह रहा है कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं, लेटरल ब्रांचेस ये हैं दिस वन एंड दिस वन. इनको देखो पीछे से एक और आर्टरी आकर के ज्वाइन कर रही है, और वो कौन सी आर्टरी है? दीज बेसिकली आर द ब्रांचेस व्हिच आर कॉल्ड पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज, एंड दे आर ब्रांचेस फ्रॉम द डीप पाल्मर जो आर्च बनती है उसमें से ब्रांचेस निकल के इनको ज्वाइन कर रही हैं, इसको ज्वाइन नहीं कर रही. ठीक है, तो जो प्रॉपर डिजिटल आर्टरी है उसको डीप पाल्मर आर्च से कोई ज्वाइन नहीं कर रहा. डीप पाल्मर आर्च से ब्रांचेस सिर्फ ज्वाइन करती हैं लेटरल 3 डिजिटल आर्टरीज ऑफ द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च. मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं दे आर वेरी टेक्निकल, बट स्लो डाउन करके वीडियो को बार बार सुने तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी. ठीक है, नाउ द डीप
ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी अराइजेस इन फ्रंट, ये बात हम कर चुके कि द डीप ब्रांच जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से निकलती है वो डीप चली जाती है इन एंड इट फॉर्म्स द डीप पाल्मर आर्च। ठीक है, तो सिंपल कहानी है यार। ठीक है जी, तो अल्नर आर्टरी की कहानी खत्म हुई। अब जरा रेडियल आर्टरी को समझते हैं। अच्छा, रेडियल आर्टरी का जो रूट है वो थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लें तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगेन ये हैंड की डायग्राम है, इट्स स्कीमेटिक डायग्राम, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट परफेक्ट डायग्राम। ठीक है, तो कार्टूनिक डायग्राम है समझाने के लिए। ऑब्वियसली ये मीडियल साइड है क्योंकि यहाँ पे लिटिल फिंगर है, ये थंब का एरिया है तो ये लेटरल साइड होगा। ठीक है, अच्छा अब मीडियल साइड से जो आर्टरी जा रही होती है वो आपको पता है, आपको बता दिया अल्नर आर्टरी है जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर एक डीप ब्रांच देती है, वो डीप चली जाती है और एक सुपरफिशियल ब्रांच है। सुपरफिशियल ब्रांच कंटिन्यू करती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाने में और डीप ब्रांच जाके कंबाइन होती है रेडियल आर्टरी के साथ ताकि डीप पाल्मर आर्च बने। अच्छा, रेडियल आर्टरी जो है वो लेटरल साइड से कंटिन्यू करती है और वो डायरेक्टली हैंड में एंटर होने के बजाय पहले वो थोड़ा सा एक टर्न मारती है, थोड़ा सा घूमती है एंड इट एंटर्स बेसिकली इनटू द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, जो कि थंब का बैक साइड का डॉर्सल साइड पे एक बाउंड्री वाला एरिया आपको मैंने समझाया था। सो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में इट गिव्स ऑफ सम ब्रांचेस लाइक फर्स्ट डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरी एंड इट गिव्स ऑफ एनास्टोमोरिक ब्रांचेस इन द स्नफ बॉक्स एंड देन बिटवीन द फर्स्ट डॉर्सल इंटरॉशाई इट एंटर्स इनटू द पाम and it continues as you know the major contributing branch to the deep palmar arch। ये जो एरिया है this is the deep palmar arch और ये रेडियल आर्टरी लेटरल साइड से आती है और डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी मीडियल साइड से आती है और ये दोनों मिलके यहाँ पे ये बनाते हैं। सो पॉइंट इस डायग्राम का ये है कि रेडियल आर्टरी डजंट गो स्ट्रेट इनटू द पाम फ्रॉम द फोरआर्म। ऐसा देखिए जैसे अल्नर आर्टरी है ना, ये फोरआर्म से स्ट्रेट चली गई, रिस्ट से गुजरी और स्ट्रेट एंटर हो गई पाम के अंदर। रेडियल आर्टरी की ये स्टोरी नहीं है। रेडियल आर्टरी टर्न अराउंड होती है, स्नफ बॉक्स में घूमती है और फिर फर्स्ट इंटरॉशाई जो है डॉर्सल उनके बिटवीन गुजरते हुए फिर पाम में एंटर होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। नाउ रेडियल आर्टरी इन this part of its course, the radial artery runs obliquely downward and backwards deep to the tendons of the abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, and extensor pollicis longa. It is superficial to the lateral ligament of the wrist. Thus, it passes through the anatomical snuff box. ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो इस डायग्राम में मैं आपको समझा रहा था। It passes through the anatomical snuff box. ये तमाम मसल्स यहाँ पे दिए हुए extensor pollicis longus और lateral ligament of the wrist joint के बीच में से snuff box में से ये गुजरती है। So, it passes through the snuff box to reach the proximal end of the first interosseous space, जहां डॉर्सल इंट्रोशाई मसल्स के बीच में से ये गुजरती है। ठीक है, अच्छा, रेडियल आर्टरी रन्स ओब्लिकली फ्रॉम द साइट ऑफ द रेडियल पल्स। अब फ्रंट पे यहां पे इस एरिया पे रेडियल पल्स फील होती है और उसके बाद ये लेटरल साइड पे मूव कर जाती है स्टफ बॉक्स के अंदर। तो बार बार ये बात आपको बताइए, याद रखनी है। इट लीव्स द फोरआर्म बाय वाइंडिंग बैकवर्ड्स अराउंड द रिस्ट। स्ट्रेट रिस्ट नहीं जाती, यानी अगर ये किसी का हैंड है और ये रिस्ट एरिया है, अल्नर आर्टरी डायरेक्टली एंटर हो जाती है, रेडियल आर्टरी आती है, यहाँ पे पल्स फील होती है और फिर स्नफ बॉक्स में से घूमते हुए आती है पाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बात दोबारा से लिखी हुई है। इट पासेस थ्रू द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इट रीचेस द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फर्स्ट इंट्रोशियस स्पेस बिटवीन द डॉर्सल इंट्रोशाई, पाम से आती है। द रेडियल आर्टरी रन्स मीडियली, एट फर्स्ट इट लाइज डीप टू द ऑब्लिक हेड ऑफ द एडक्टर पोलेसिस एंड देन पासेस बिटवीन द टू हेड्स ऑफ दिस मसल टू फॉर्म द डीप पाल्मर आर्च। ये रेडियल आर्टरी फिर फाइनली हैंड में डीप पाल्मर आर्च बनाती है एंड कंबाइंस विद अ ब्रांच फ्रॉम द अल्नर आर्टरी। क्या क्या ब्रांचेस निकलती हैं जनाब रेडियल आर्टरी में से? फ्रॉम द डॉर्सम, एट द डॉर्सम ऑफ द हैंड it gives off branches which are first dorsal metacarpal artery. It gives branch to the lateral side of the dorsum of the thumb. जाहिर है dorsal side पे स्नफ बॉक्स में है तो वहां ब्रांचेस देती है। पाम में इसकी एक ब्रांच है principal pollicis artery which divides at the base of the proximal phalanx into two branches and supplies thumb. It gives radialis indicis artery which obviously supply the index finger, or it gives it continues rather to form the deep palmar arch. Deep palmar arch provides a second channel of connection between the radial arteries and ulnar arteries और इसकी formation है via obviously the radial artery itself and a deep palmar branch of the ulnar artery. ये बातें सिंपल हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Now relations, the arch, the deep palmar arch lies on the proximal parts of the shaft of the metacarpals and on the interossei muscles under the cover of the oblique head of the adductor. So ये इसकी location है। It is the deep palmar arch is actually proximal basically to the superficial arch। ठीक है, तो अगर किसी के हाथ में इसकी surface marking करनी हो तो थंब को fully flex करवाएं, थंब का जो upper बॉर्डर है उस पे ये मैच करेगी, ये वाला एरिया सुपरफिशियल आर्च का, उससे थोड़ा सा पीछे देयर विल बी डीप, सो दिस इज प्रॉक्सिमल टू द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। ठीक है,
इसकी ब्रांचेस क्या क्या है? फ्रॉम द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द डीप पाल्मर आर्च अराइजेस द पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज। और ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज हैं ये वाली, ये ज्वाइन करती हैं डिजिटल आर्टरीज को जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से निकलती हैं। सो बेसिकली पूरा एक जाल बिछा हुआ है आर्टरीज का। डीप पाल्मर आर्च से आर्टरीज निकल के सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की आर्टरीज को रीइंफोर्स करती हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपका हैंड जो है वो अपने फंक्शंस करता रहे और किसी एक आर्टरी की ब्लॉकेज वगैरह से आपके हाथ के जो फाइन ट्यून फंक्शंस हैं वो मुतासिर ना हो। ठीक है। Dorsally, the arch gives off 3 proximal perforating digital arteries which pass through the medial 3 introshai spaces to anastomose with the dorsal metacarpal. So dorsal area को भी supply करती है deep palmar arch, और it also gives recurrent branches from the concavity of the arch and passes proximally to the proximal and carpal bones joints. So it also supplies the joint areas and the carpals. ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है ना बॉस, जितनी भी अभी हमने पढ़ी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हैंड की, इस डायग्राम पे एक दफा मैं क्विकली जरा आपको रिपीट करा दूं ताकि एक दफा ना ये फिक्स हो जाए दिमाग के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग जवाब देते जाओ और ये बिल्कुल चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है। चलो मुझे बताओ कि हैंड में कौन सी दो मेजर आर्टरीज हैं जो एंटर होती हैं? मीडियल साइड से एंटर होती है अल्नर आर्टरी और रेडियल यानी लेटरल साइड से एंटर होती है रेडियल आर्टरी। ठीक है। अच्छा, मीडियल साइड पे अगर मैं बात करूं अल्नर आर्टरी की तो वो सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगी और इसके ऊपर से इट गिव्स ऑफ अ डीप ब्रांच जो डीप चली जाएगी एंड इट कंटिन्यूज, अल्नर आर्टरी कंटिन्यूज टू सप्लाई द सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च मीडियल साइड से तो अल्नर आर्टरी जा रही है और लेटरल साइड से कौन ज्वाइन करता है इसको? सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। ठीक है। अब ये जो पूरी आर्च बन गई जो सुपरफिशियल आर्च है, इसमें से 4 ब्रांचेस निकल रही हैं, उनको बोलते हैं डिजिटल आर्टरीज, जिसमें से जो लेटरल 3 हैं उन्हें कहते हैं कॉमन, ये वाली और ये वाली, दीज आर कॉल्ड कॉमन डिजिटल एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉपर डिजिटल। जो कॉमन डिजिटल है उनको ये आर्टरीज भी ज्वाइन कर रही हैं जिनका नाम है पाल्मर मेटाकार्पल आर्टरीज जो डीप पाल्मर आर्च से निकल के आई हैं। और डीप पाल्मर आर्च किससे बनती है बॉस? रेडियल आर्टरी की कंटिन्यूएशन से, और लेटरल साइड से रेडियल आर्टरी और मीडियल साइड से डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी मिलके बनाते हैं ये डीप पाल्मर आर्च। ठीक हो गया। और रेडियल आर्टरी के बारे में एक और क्या बात याद रखनी है कि ये डायरेक्टली सीधा सीधा एंटर नहीं होती, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से घूमते हुए फर्स्ट डॉर्सल इंटरशाई के बीच में से निकल के पाम में आती है। ठीक है। तो 2 आर्चेस बन रही हैं, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च और डीप पाल्मर आर्च। इनमें से बेशुमार आर्टरीज निकल रही हैं जो आपस में हेविली एनास्टोमोस कर रही हैं ताकि हैंड की जो सप्लाई है वो अच्छे से हैंड को मिलती रहे। ठीक है। पर्पस ये है कि ग्रिप अच्छी रहे हैंड की। सो दैट्स ऑल अबाउट द आर्टीरियल सप्लाई। अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं नर्व्स ऑफ द हैंड। ठीक है। जो नर्व्स हैंड की जो बहुत सारे मसल्स हैं, उन मसल्स के लिए जो नर्व सप्लाई है वो है वाया द अल्नर नर्व विच इज द मेन नर्व ऑफ द हैंड, और साथ में हम मीडियन नर्व भी पढ़ेंगे, वो भी पर्टिकुलरली थंब के मसल्स को सप्लाई करती है। लेकिन हैंड के जो मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स हैं उनकी सप्लाई के लिए दिस नर्व अल्नर नर्व इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नर्व एज फार एज द हैंड मसल्स। अब मैं बार बार बता रहा हूं हैंड के मसल्स के लिए इट इज key nerve to remember. Okay, कोर्स क्या है इसका? अल्नर नर्व लाइज सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जो हमने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, 5 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक अल्नर नर्व भी थी, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इट गिव्स ऑफ अ सुपरफिशियल ब्रांच व्हिच इज कुटेनियस सप्लाई एंड ऑब्वियसली अ डीप ब्रांच। तो इसकी 2 ब्रांचेस आपको याद रखनी है। इट टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू अ सुपरफिशियल ब्रांच एंड अ डीप ब्रांच। तो अगर ये डायग्राम हम देखें, दिस इज द अल्नर नर्व और अल्नर नर्व गोज अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इस जगह पे कहीं होगा, और ये डिवाइड होती है एक सुपरफिशियल ब्रांच में। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो लेटरल 1.5 डिजिट्स को सप्लाई करती हैं पाम में। ठीक है। सो लेटरल 1.5 डिजिट्स की जो स्किन सप्लाई है, यानी लिटिल फिंगर पूरी और ये वाली फिंगर का ओनली द लेटरल साइड, द मीडियल साइड इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। जो डीप ब्रांच है, द डीप ब्रांच देन सप्लाई a lot of muscles. ठीक है। Deep branch of the ulnar nerve passes through the muscles of the hypothenar eminence, this area, the hypothenar eminence, to line the concavity of the deep palmar arch. अभी जो हमने deep palmar arch पढ़ी थी उसकी concavity में चलती है and
ends at adductor pollicis longus का लेवल. So अगर ये डायग्राम हम ये वाला एंगल देखें, इस एंगल पे तो ये पता लग रहा है कि मीडियल साइड से ये नर्व एंटर हो रही है, सुपरफिशियल ब्रांच में डिवाइड हो रही है और डीप ब्रांच में डिवाइड हो रही है. अब ये जो डीप ब्रांच है, इट गोज समथिंग लाइक दिस. इट पासेस बिटवीन द मसल्स. ये हाइपोथेनार एमिनेंस के मसल्स हैं, फ्लेक्सर डिजिटिमिनी, एब्डक्टर डिजिटिमिनी एंड अपोनस डिजिटिमिनी. इनमें से गुजरती है, इनको सप्लाई करती है, एंड देन यू सी इट सप्लाइज a lot of dorsal interossei, a lot of palmar interossei, and it is also supplying third and the fourth lumbricals. Okay, so this is the territory which is being supplied by the ulnar nerve, the deep branch of the ulnar nerve. Okay, and all these is also written here. जो branches हैं या relations हैं, पहले relations पढ़ लेते हैं, फिर branches को discuss करते हैं. Ulnar nerve enters the palm by passing superficial to the flexor retinaculum. ये point अब समझ में आना चाहिए. Superficial terminal branch supplies palmaris brevis, एक muscle, and divides into two digital branches to supply medial 1.5 fingers. बार बार बता रहा हूँ, medial 1.5 finger. ये वाली पूरी finger और इस finger का medial part, medial 1.5 finger की cutaneous supply. The deep terminal branch, however, accompanies the deep branch of the ulnar artery, and it passes backward between these two muscles and then between the opposite digit mini. Finally, it turns laterally with the concavity of the deep palmar arch, ends by supplying the adductor pollicis muscle. Okay, अब इसकी branches देखते हैं. From the superficial terminal branch, एक muscular branch है palmaris brevis को, और cutaneous branches हैं to supply the medial 1.5 fingers. ठीक है, और here there is a common palmar, so there is a lot of communicating branches here and there, but these two you must remember, there is a muscular branch and the cutaneous supply on the palmar side. ठीक है. अच्छा, जो deep terminal branch है इसकी ulnar nerve की, एक superficial branch थी, एक deep branch है. Deep branch supplies largely to the muscles at the origin. It supplies three muscles of the hypothenar eminence. ये diagram मैंने आपको दिखाई थी. All these three muscles, ये वाला muscle and ये वाला muscle, which are flexor digiti minimi, adductor digiti minimi and opponus digiti minimi. इन तीनों मसल्स को ये सप्लाई करती है. सो स्टार्ट में ही जहां पे डीप ब्रांच इन मसल्स के बीच में से गुजर रही होती है, इट सप्लाइज द मसल्स ऑफ द हाइपोथेनार एमिनेंस. एज द नर्व क्रॉसेस द पाम, इट सप्लाइज मीडियल 2 lumbricals एंड 8 इंट्रोशाई. ठीक है, तो ये देखें मेजॉरिटी ऑफ द मसल, मीडियल 2 lumbricals हैं, थर्ड एंड फोर्थ ये lumbricals एंड 8 इंट्रोशाई, उनको ये सप्लाई करती है. द डीप ब्रांच टर्मिनेट्स बाय सप्लाइंग द adductor pollicis and occasionally the deep head of the flexor pollicis also. So adductor pollicis को supply करके the branch, this is the adductor pollicis, it supplies here and it ends here. Okay, right. An articular branch also supplies the wrist joint. इसकी कुछ clinically important, तो overall summary क्या हुई बॉस? Overall summary ये हुई कि जो आपकी ulnar nerve है, this ulnar nerve is the main supply of the majority of the muscles in the hand. It enters from the medial side, superficial to the flexor retinaculum, divides into a superficial branch and a deep branch. A superficial branch and a deep branch. जो superficial branch है वो palmaris brevis को supply करेगी और medial 1.5 fingers को palmar side पे supply करेगी, और जो डीप ब्रांच है वो मसल्स ऑफ द हाइपोथेनार एमिनेंस, मीडियल टू lumbricals एंड 8 इंट्रोशाई को ये सप्लाई करती है. ठीक है, एंड फाइनली इट सप्लाइज द एडक्टर पोलिसिस, और यहां पे ये इस लेवल पे खत्म हो जाती है. ये पूरा रूट है डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व का. तो दिस इज इजी टू रिमेंबर. क्लिनिकली इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हैंड के मेजॉरिटी ऑफ मसल्स को सप्लाई कर रही है. तो फाइन मूवमेंट, पियानो मूवमेंट, गिटार मूवमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूजिशियंस नर्व. ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल्स द फाइन मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स. द अल्नर nerve is commonly injured at the elbow behind the medial epicondyle. फ्रैक्चर वगैरह में बड़ा कॉमनली मैंने आपको बताया था कि एल्बो के मीडियल एपिकोडाइल के पीछे अल्नर नर्व फील भी होती है, तो यहाँ पे उसकी इंजरी काफी कॉमन है. ठीक है, अगर इसकी पैरालिसिस हो जाए या इसकी इंजरी हो जाए, सो रिजल्टिंग थिंग इज बेसिकली द क्लॉइंग ऑफ रिंग एंड द लिटिल फिंगर लाइक दिस. बेसिकली द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इज एक्सटेंडेड एंड द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर फ्लेक्स्ड. ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, सो रीड देम आउट. अल्नर क्लॉ हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग: हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एट द metacarpopharyngeal joint, and flexion in the interpharyngeal joint. ठीक है, so this is what you see as a claw hand. Okay, right. Obviously there will be sensory loss अगर nerve damage होगी. कहाँ होगा sensory loss? Medial 1.5 fingers, क्योंकि this is the area that was being supplied. Medial 1.5 finger by the ulnar nerve. You see this
कंप्लीट एरिया पूरा, और इस फिंगर का मीडियल पार्ट ओनली. सो दिस इज व्हाट वी कॉल 1.5 सप्लाई. सो दैट्स 1.5 फिंगर सप्लाई. तो ये पूरे एरिया पे जो है यू विल फील सेंसरी लॉस इन द पेशेंट, जिसमें देयर इज अल्नर नर्व इंजरी. ऑल्सो डॉर्सल साइड पे जो इसकी सप्लाई है वो मीडियल ऑलमोस्ट 2.5 फिंगर्स है, थोड़े थोड़े से स्ट्रिप्स नील बैट के पास छोड़ के. सो ये पूरा एरिया पाम साइड पे, ये पूरा एरिया डॉर्सल साइड पे विल बी लॉस्ट. ठीक है, यहाँ पे वासोमोटर चेंजेस भी होंगे क्योंकि ज़ाहिर नर्व सप्लाई डैमेज हो गई है, ट्रॉफिक चेंजेस भी हो सकते हैं, मसल्स लूज होंगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस, दे शुड मेक सेंस टू यू. सो दिस इज अल्नर नर्व. अगली जो नर्व है जो हैंड में सप्लाई कर रही है, दैट इज द मीडियन नर्व. इट इज लार्जली सप्लाइंग द मसल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ थंब, और इसलिए ग्रिपिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है मीडियन नर्व. ठीक है, इसका कोर्स क्या है जी? इट लाइज डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड इट इज इन द कार्पल टनल. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट एंटर्स द पाम वाया द कार्पल टनल. अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले. सोन इट टर्मिनेट्स बाय डिवाइडिंग इनटू अ मस्कुलर ब्रांचेस एंड कुटेनियस ब्रांचेस. ठीक है, क्या क्या रिलेशंस हैं? मीडियन नर्व एंटर्स द पाम बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. ये बात समझ में आती है. एंड द लेटरल डिवीजन गिव्स ऑफ मस्कुलर ब्रांचेस एंड ऑल दैट. इसकी डायग्राम देखते हैं यार. सो देयर इज सो दिस इज बेसिकली, ये जो थी, दिस इज द अल्नर नर्व ऑन द मीडियल साइड. लेटरल साइड पे दिस इज द मीडियन नर्व. मीडियन नर्व and its medial and lateral division, ये इसकी medial और lateral जो divisions हैं, they are largely supply, this division lateral one is largely supply the muscles of the thenar eminence, यानी जो आपके thumb के muscles हैं. ठीक है, thumb के muscles. This nerve also supplies the first and the second lumbrical. Third and the fourth lumbricals were being supplied by the ulnar nerve. लेकिन जो first और second lumbricals हैं, they are supplied by the medial nerve, and it supplies cutaneous wise. It supplies यहाँ मैंने आपको बताया था कि it supplies the ulnar nerve supplies medial 1.5 fingers. So जो lateral cutaneous supply है palm की, this is via the median nerve. Okay. So median nerve की अगर total branches की बात की जाए, so it supplies to usually 5 muscles, and all these muscles are the muscles of thumb movement related. ठीक है, और palmar skin में lateral 3.5 digits. So lateral 3.5 area, this is all, and the muscles of the movement of the thumb. ठीक है, clinical anatomy, median nerve controls the coarse movement of the hand, gripping के लिए. अच्छा, forearm को भी ये सप्लाई करती है, तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया था laborer's nerve, क्योंकि ये coarse movement को कंट्रोल करती है. When median nerve is injured above the level of elbow, तो जाहिर फोरआर्म के मसल्स भी डैमेज होंगे, लेकिन इफ इट इज इंजर्ड एट द कार्पल टनल, तो फोरआर्म के मसल्स विल बी फाइन, लेकिन थंब की मूवमेंट अफेक्टेड होगी. ठीक है, तो ये सारी इसमें बात बताइए, एंड दैट्स बेसिकली ऑल. Carpal tunnel syndrome is a very very common phenomena. It involves median nerve. अगर वहाँ inflammation है carpal tunnel में, तो median nerve की involvement होगी, because median nerve is a deep structure of carpal tunnel. ठीक है, that is a beautiful diagram which shows on the palmar side cutaneous supply क्या है और dorsal side पे क्या है. dorsum of the hand अलग से पढ़ाऊंगा इस वीडियो में later on, लेकिन palmar side पे आप देखें, this is the thumb area, so this is lateral. This is the little finger area, so this is medial. So medial 1.5 fingers पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, मुझे देख के बताएं जल्दी से. That's true. This is the ulnar nerve. So this is the area supplied by the ulnar nerve. और जो lateral 3.5 है almost, वो कौन सप्लाई कर रहा है? The median nerve. So that's the area supplied by the median nerve with a small strip on the thenar eminence by रेडियल नर्व. ठीक है, जबकि डॉर्सम ऑफ द हैंड में आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया, द medial 2.5 almost is supplied by the ulnar nerve, while the radial 2.5 is supplied by the radial nerve. ठीक है, important diagram, very important diagram. Rest you can read, guys. अच्छा, phalanx test is important because अगर आप दोनों हाथों को इस तरह से फ्लेक्स करवाएं रिस्ट पर, ये रिस्ट है, तो यहाँ पे अगर फ्लेक्स करवाएं, सो होता ये है कि there is pain at the side if there is carpal tunnel syndrome. So अगर for example ये किसी का राइट हैंड है, so राइट हैंड साइड को अगर ऐसे फ्लेक्स करवाएंगे तो मीडियन नर्व एक्चुअली कंप्रेस होगी, और चूंकि ये नर्व कंप्रेस होगी तो there will be pain eliciting at the site of carpal tunnel syndrome. ठीक है, so it's an important test which is routinely used for identifying if there is carpal tunnel syndrome or not. So फ्लेक्शन करवाते हैं दोनों रिस्ट की, और अफेक्टेड एरिया पे पेन होता है, राइट.
यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट दे आर नॉट ऑल ऑफ देम। ज़ाहिर सेंसरी चेंजेस होंगे, वासोमोटर चेंजेस होंगे, ट्रॉफिक चेंजेस होंगे एट द एरिया विच इज सप्लाइड बाय द नर्व। सो रीड देम ऑल, और इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल। क्विकली मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि हैंड हम जल्दी से कवर कर ले। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है यार, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली है नहीं। अच्छा, कंप्लीट क्लॉ हैंड कब होता है? कंप्लीट क्लॉ हैंड तब होगा जब हैंड की दोनों मेजर नर्व जो हैं वो अफेक्टेड हो, यानी अल्नर नर्व भी डैमेज हो और मीडियन नर्व भी डैमेज हो, देन यू सी द कंप्लीट क्लॉ हैंड। लेकिन अगर आप क्लॉ हैंड देखते हैं सिर्फ मीडियल फिंगर्स का, which is this one, so this is the indication of ulnar nerve damage, ठीक है। कंप्लीट क्लॉ हैंड का मतलब यह है कि दोनों नर्व्स काम से गई। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट इमेज जो आपको पता होनी चाहिए थी। दैट्स बेसिकली इट। रेस्ट यू कैन रीड, इजी टू अंडरस्टैंड। कंप्लीट क्लॉ हैंड मैंने आपको बता दिया, इसमें बोथ मीडियन एंड अल्नर नर्व्स आर डैमेज, ठीक है। मैं देख रहा हूं कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहना जाए। सो दैट्स ऑल। रेडियल नर्व जो है, रेडियल नर्व लार्जली मसल्स को सप्लाई नहीं करती है आपके हैंड में, बट इट गिव्स अ सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच जो आपके हैंड एरिया के डॉर्सम में इस एरिया को सप्लाई करती है। पाम साइड पे अ लिटिल स्ट्रिप ऑन द थीना रेमिनेंस। दैट्स ऑल अबाउट द रेडियल नर्व। सो बेसिकली जो मस्कुलर सप्लाई है आपके हैंड की, दैट इज लार्जली बाय द अल्नर नर्व, एंड थंब की जो मूवमेंट्स है दे आर बाय द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की इंपॉर्टेंस ये है कि वो कार्पल टनल से गुजरती है, सो कार्पल टनल सिंड्रोम में अफेक्टेड हो सकती है। सो दैट्स ऑल। और अब देखते हैं हैंड का अगला टॉपिक। ऑलराइट, अच्छा, पाम में एक लास्ट चीज जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो सम फेशियल स्पेसेस ऑफ द हैंड। हैंड के अंदर होता ये है कि देयर आर सम स्पेसेस, और इनकी इंपॉर्टेंस ये है बेसिकली कि अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो दीज आर द एरियाज जहां वो इन्फेक्शन या पस वगैरह जो अकुमुलेट हो सकता है। तो जब सर्जरी करते हैं या इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं तो इन एरियाज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हैंड के अंदर स्पेसेस हैं उसमें पाल्मर स्पेसेस हैं, ये पाम में होती हैं ऑब्वियसली। फिर डॉर्सल स्पेसेस हैं जो डॉर्सल साइड पे होती हैं, एंड देन देयर इज अ स्पेस इन द फोरआर्म व्हिच इज कॉल्ड फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना। अच्छा, पाल्मर जो स्पेसिस हैं जो पाम साइड पे हैं वो तीन है। एक है पाल्मर स्पेस ऑफ द फिंगर, ये फिंगर्स में है। एक है मिड पाल्मर जो मिड पाम में है, और एक है थीनार। ये मिड पाल्मर और थीनार अभी आपको दिखाता हूं। पहले यहां देखो, ये फिंगर में जो दिखाई हुई है, दिस इज कॉल्ड द पल्प स्पेस ऑफ द फिंगर। नाउ दिस इज द डिस्टल फैलिंक्स। आप देख रहे हैं ये फिंगर, ये नेल बेड है, और यहां पे ये फाइब्रस सेप्टा नजर आ रहे हैं जो बोन तक जाके अटैच हो रहे हैं। अब ये जो फाइब्रस सेप्टा है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में इस पल्प को डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं पल्प स्पेस। दीज आर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, या दीज आर आल्सो कॉल्ड द पल्प स्पेसेस। अब अगर इन पल्प स्पेस में इंफेक्शन जमा हो जाता है, विच इज आल्सो कॉल्ड इंफेक्शन ऑफ विटलो, और या पस जमा हो जाता है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल। रीजन उसका ये है क्योंकि ये एक टाइट कंपार्टमेंट है, और जहां कहीं एक टाइट कंपार्टमेंट हो और इतना ज्यादा पेन रिसेप्टर सेंसिटिव फाइब्रस सेप्टा हो, तो जब यहाँ पस अकुमुलेट होगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर यहाँ पेन फील होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जी पामर साइड पे पल्प स्पेस ऑफ द फिंगर। फिर एक डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखें, दिस इज द सेक्शन थ्रू द पाम। ये वाला जो एरिया है दिस इज द पाल्मर सरफेस, ये पाम का एरिया है, और ये वाला जो एरिया है दिस इज द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हैंड। अब पाल्मर साइड पे ये दो स्पेसेस बड़ी बड़ी दिख रही हैं, ये बड़ी सी स्पेस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड मिड पाल्मर स्पेस, और एक ये थीनार एमिनेंस के नीचे स्पेस दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द थीनार स्पेस। तो स्पेस नंबर 2, स्पेस नंबर 3 और स्पेस नंबर 1 जो हमने डिस्कस की वो थी ये रही, दिस इज स्पेस नंबर 1। तो ये तीन जो स्पेसिस हैं दीज आर द पाल्मर स्पेसिस, ठीक है। अब डॉर्सल स्पेसिस जो हैं, ये जब डॉर्सम ऑफ द हैंड पढ़ाऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी कि डॉर्सल स्पेसिस क्या है। बेसिकली ये डॉर्सल साइड पे होती हैं, एक स्पेस होती है बिल्कुल स्किन के नीचे, दैट एरिया, इसको हम कहते हैं डॉर्सल सबकुटेनियस स्पेस, और फिर ये एक्सटेंसर टेंडन्स हैं डॉर्सल साइड पे, उसके नीचे एक स्पेस है, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल सब। ये पढ़ेंगे जब डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिर है फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना, ये बेसिकली रिस्ट एरिया पे होती है, इन फ्रंट ऑफ द पोरोनेटर क्वाड्रेटस एंड डीप टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, राइट। सो अच्छा, इसकी फिर बाउंड्रीज वगैरह दी हैं, द बाउंड्रीज आर नॉट वेरी हाई यील्ड, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी स्पेसिस हैं, इन स्पेसिस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिकली द पाम। अब डिस्कस करते हैं डॉर्सम ऑफ द हैंड। अच्छा, अब तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट द पाम ऑफ द हैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डॉर्सम ऑफ द हैंड यानी पोस्टीरियर साइड ऑफ द हैंड के बारे में डिस्कस करने हैं। एक तो ये कि जो स्किन होती है डॉर्सल साइड पे, आप अपने हाथ की खुद की स्किन देख भी सकते हो, इट इज अ लूज स्किन, इट कैन बी एक्चुअली पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये चेक भी करते हैं डिहाइड्रेशन में, पेशेंट की स्किन जो है बैक साइड ऑफ द हैंड की पिंच करके देखते हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है वापस अपनी शेप में जाने में तो हम कहते हैं कि जी डिहाइड्रेशन है। सो स्किन इज
is a loose structure there. ठीक है. Superficial fascia contains dorsal venous plexus. जो superficial fascia है उसमें एक vein का plexus है, cutaneous nerves हैं और dorsal carpal arch है. वन बाय वन इनको तीनों को क्विकली देखते हैं. जो dorsal venous plexus है वो medial साइड से और lateral साइड से डिजिटल एक्चुअली बहुत सारी ब्रांचेस आ रही होती हैं और वो ब्रांचेस मीडियल साइड पे एक वेन बना देती हैं जो ऊपर फोर आर्म में कंटिन्यू करती है. द लेटरल एंड ऑल्सो फॉर्म्स अ वेन जो सेफेलिक वेन की फॉर्म में कंटिन्यू करता है. सो all this the venous arch, the venous plexus basically ends into two main veins जो medial और lateral side पे होते हैं. lateral side पे जो vein है that is cephalic और medial side पे जो vein होगी वो basalic है और फिर ये forearm में ऊपर continue करेंगे. तो venous plexus जो है पूरे का पूरा जो सारी fingers से contribution होती है इस venous plexus में venous drainage है that is in the superficial fascia. अच्छा cutaneous nerves भी होती हैं. major cutaneous supply मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो hand की है. The nail beds and skin of the distal phalanges of 3.5 lateral nails is supplied by the median nerve. पहले भी डायग्राम दिखाई है. and 1.5 medial nail by the ulnar nerve. ये आगे जब दोबारा हैंड की नर्व सप्लाई डिटेल में पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में तो ये दोबारा आपको एक दफा रिवाइज हो जाएगा. so the cutaneous nerves are obviously also in the superficial fascia and there is a dorsal carpal arch. It is formed by the dorsal carpal branches of radial and ulnar arteries. ठीक है. and it supplies to index finger, middle finger, ring finger and little finger. One digital artery goes to the medial side of the little finger. The arch also give branches to the dorsum of the hand. So dorsum of the hand को भी ये arterial arch है जो supply करता है and it is via the ulnar and the radial artery. So ये सारे जो structures हैं they are all in the superficial fascia. अच्छा अब दो तीन स्पेसिस हैं जो आपको याद रखनी है डॉर्सम ऑफ द हैंड में. एक है डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस और एक है डॉर्सल सबटेंडिनियस स्पेस. ये मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूं. लुक एट दिस डायग्राम. सो दैट्स अ सेक्शन थ्रू द पाम. ये इसकी पाल्मर सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है दैट इज द डॉर्सल सरफेस. अब इस डॉर्सल सरफेस में आप देखेंगे स्किन वगैरह है. स्किन के बिल्कुल नीचे ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस. तो यहाँ पे एक स्पेस ये है और फिर उसके बाद आपको एक स्पेस और दिख रही है जो एक्सटेंसर टेंडन्स और बोन्स के यानी मेटाकार्पल्स के दरमियान में ये वाली जो स्पेस है इसे कहते हैं डॉर्सल सब एपिनेरोइड. दो स्पेसेस हैं. स्पेस नंबर 1, स्पेस नंबर 2 ऑन द डॉर्सल साइड. ठीक है. डॉर्सल साइड पे ये दो स्पेसेस आपको याद रखनी है. एग्जाम में अक्सर पूछते हैं इन स्पेसेस के बारे में. एंड लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड. तो ये सुपरफिशियल हम बात कर रहे थे. डीप फेशिया वाइज जो बल्कि पहले डीप फेशिया से एक और चीज इन्होंने यहां बताई इसको देख लेते हैं. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स. नाउ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स इज अ ट्रायंगुलर एरिया. इट्स अ ट्रायंगुलर डिप्रेशन ऑन द पोस्टेरोलेटरल साइड ऑफ द रिस्ट एंड इट इज बेस्ट सीन व्हेन द थंब इज एक्सटेंडेड. तो आप अपने खुद के थंब को अगर एक्सटेंड करो तो कुछ टेंडन्स वगैरह प्रोमिनेंट हो जाते हैं और ये इन्होंने दिखाया फिगर 9.52 में. लेट अस हैव अ लुक. सो दिस एरिया इज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एरिया. ठीक है. इसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है. इट इज बाउंडेड anteriorly by the tendon of the abductor pollicis longus. Abductor pollicis longus. Abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. Extensor pollicis ये इसकी बनाते हैं anterior boundaries. So these are the anterior boundaries and posteriorly it has the tendon of the extensor pollicis longus. So extensor pollicis longus. This is the posterior boundary. This is the anterior boundary. Anterior boundary, posterior boundary. ठीक है. अच्छा और क्या क्या आपको याद रखनी है. It is limited above by the styloid process of the radius. Obviously यहाँ पे styloid process of the radius होगा तो यहाँ पे ये इस तरह से upper इसकी boundary हो जाएगी या अपर और इसका फ्लोर जो है इट इज फॉर्म बाय स्कैफॉइड एंड ट्रेपेजियम एंड बेस ऑफ द फर्स्ट कार्पल. तो इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के. रेडियल आर्टरी. ठीक है. इज डीप व्हाइल द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व एंड सेफेलिक वेन आर सुपरफिशियल. सो डीप स्ट्रक्चर ये है रेडियल आर्टरी और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर ये है. ठीक है. ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व. तो ये आपको एंड ऑल्सो द सेफेलिक वेन जो लेटरल साइड से गुजरती है. तो तीन स्ट्रक्चर्स हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में. एक स्ट्रक्चर जो है वो डीप है और वो रेडियल आर्टरी है. दो स्ट्रक्चर्स जो है वो सुपरफिशियल है. उसमें एक नर्व है ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व और एक वेन है सेफेलिक वेन. तो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है. एग्जाम में अक्सर पूछते हैं और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पे स्कैफॉइड का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी वजह से किस तरह से ब्लड सप्लाई डैमेज हो सकती है और कंप्लीटली एट्रोफी हो सकती है. राइट. अच्छा अब डीप फेशिया वाइज देयर इज एन एक्सटेंसर रेटिनाकुलम.
इस डायग्राम में आपको दिखाता हूं। सो जैसे फ्लेक्सर साइड पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम था, इसी तरह एक्सटेंसर साइड पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है रिस्ट एरिया पे, वो मीडियल साइड पे अटैच होता है स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे और जो कार्पल बोन्स। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये मीडियल साइड है? एक तो ये कि यहाँ पे रेडियस बोन है, रेडियस होगा तो ये लेटरल साइड होगा, और ये अल्ना बोन है अल्ना, तो ये मीडियल साइड होगा, और फिर ये शॉर्ट मेटाकार्पल मुझे दिख रहा है थंब का, तो ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि दिस इज द लेटरल एरिया एंड दिस इज द मीडियल एरिया। अब लेटरल साइड पे और मीडियल साइड पे जो अटैचमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की। मीडियल साइड पे स्टाइलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना, ट्रैक्यूट्रियल एंड पीजिफॉर्म। अगर आप इस डायग्राम पे देखें, सो ये है अल्ना का स्टाइलाइट प्रोसेस, ये है पीजिफॉर्म बोन और ये है ट्रैक्यूट्रियल। तो यहां पे ये अटैच हो रहा है मीडियल साइड पे, और लेटरल साइड पे ये अटैच होता है पूरे का पूरा जाके रेडियस पे। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ भी है, देखें इसको, लेटरल साइड पे इट इज अटैच्ड ऑन द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस। तो ये पूरा इस तरह से। अच्छा, अब जैसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से कार्पल टनल बना था ना, तो यहां से भी ये वाली डायग्राम अगर देखें, क्रॉस सेक्शन है, रेडियस है और ये अल्ना है, और ये जो ऊपर ग्रीन लाइन चल रही है, ये ग्रीन पट्टी कहलाती है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। अगर देखो तो इससे थिकनिंग जा रही है, जो रेडियस पे अटैच हो रही है यूं, और अल्ना पे अटैच हो रही है, तो कंपार्टमेंट बन रहा है। टोटल 6 कंपार्टमेंट बनते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में। बिटवीन द डीप फेशिया एंड द बोन देयर आर 6 कंपार्टमेंट्स। हर कंपार्टमेंट का कंपोनेंट भाई याद रखना जरूरी है। बेसिकली इसमें से सारे के सारे एक्सटेंसर टेंडन्स गुजर रहे होते हैं। किस कंपार्टमेंट से क्या गुजरता है याद रखना है। कंपार्टमेंट 1 से एक्सटेंसर पोलेसिस ब्रेविस फॉर एग्जांपल है, साथ में है एब्डक्टर पोलेसिस लॉन्गस। कंपार्टमेंट 2 से एक्सटेंसर कार्पा रेडियालिस लॉन्गस। कंपार्टमेंट 3 से क्या गुजर रहा है, 4 से क्या गुजर रहा है, 5 और 6। ठीक है, ये एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। सो बेसिकली डॉर्सम ऑफ द हैंड जो है ना, दैट्स नॉट अ बिग डील, आसान चीज है याद रखने के लिए। लूज स्किन है, 2 डॉर्सल स्पेसिस हैं, एक स्किन के नीचे, एक एक्सटेंसर टेंडन्स के नीचे। ये डायग्राम बताई थी ना यार, भूल गए क्या? ऐसे मत देखो यार कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक ये स्पेस है स्किन के नीचे, एक ये स्पेस है टेंडन्स के नीचे। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें वेनस प्लेक्सिस है, देयर इज अ वेनस प्लेक्सिस, उससे बिजालिक और सेफेलिक वेन्स बनती हैं। देयर आर कुटेनियस नर्व्स, रेडियर और अल्नर नर्व आपको याद रखनी, मीडियन नर्व यहाँ पे याद रखनी है आपको, अल्नर नर्व याद रखनी है। कितना एरिया कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है डॉर्सल साइड पे, पहले भी डायग्राम दिखाई थी, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स की बाउंड्रीज याद रखनी है बॉस, इसके कंटेंट्स याद रखने हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या है, उसके अंदर से क्या गुजरता है और क्या क्या कंपार्टमेंट्स हैं। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई यील्ड। सो दैट्स अबाउट द डॉर्सम ऑफ द हैंड बेसिकली। सो दैट्स ऑल बेसिकली अबाउट द हैंड। देखो भाई, हैंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लगता है, स्टूडेंट्स बड़ा परेशान होते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की जितना आसान कर सकूं उतना आसान करके आपको पढ़ाऊं। मोटी मोटी बात यह है कि आपको हैंड का पाल्मर साइड और डॉर्सल साइड, पाल्मर साइड में उसकी स्किन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, फिर मसल्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, आर्टरीज क्या है हैंड की, और नर्व सप्लाई क्या है, वेनस ड्रेनेज क्या है। ठीक है, स्पेसिस कौन कौन सी हैं, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या है, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। सो मैंने कोशिश की है कि जितना आसान करके आपको बता सकूं। वीडियो को 1 से 2 दफा देखोगे तो हैंड के कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर कोई क्यूरी हो तो मुझसे मैसेज करके या इस वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।